कॉर्पोरेट लॉ कोड 5480 बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड अदर प्रोग्राम्स में भी ऑफ़र होता है। आपके सामने इस वक्त आपकी कोर्स बुक डिस्प्लेड है और हम आज इसका यूनिट 1 देखेंगे और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट को कैसे आप कामयाबी से एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं और कौन से इसके डिफरेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम मुख्तलिफ जो इसके यूनिट्स हैं उनको रिव्यू करते जाएंगे। हम ज़रा क्विकली रिव्यू करेंगे, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, तो उन कॉन्सेप्ट्स को आपने नोट कर देना है और उनको डिटेल में पढ़ना है। याद रहे ये जो सब्जेक्ट है हमारा कॉर्पोरेट लॉ का, इसमें कंपनीज़ एक्ट 2017 जो पाकिस्तान का है वो पढ़ाया जाएगा। कंपनीज़ एक्ट 2017 एक लॉ आया था जिसने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को रिप्लेस किया था और पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज़ हैं वो उसके मुताबिक गवर्न की जा रही हैं। तो AIU के हर सब्जेक्ट की तरह इसके भी 9 यूनिट्स हैं और इसके 8 यूनिट तक तो कंपनीज़ एक्ट 2017 है और यूनिट 9 में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की गई है। अच्छा, जब भी हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ के हवाले से याद रहे लॉ होता है सेक्शंस में, सेक्शन नंबर लगे होते हैं लॉ को। जैसे यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू कंपनीज, तो सेक्शन 1 टू सेक्शन 15 तक चीज़ें दी हुई हैं। उसमें आगे जब लॉ सामने आता है तो मैं आपको बताता जाता हूँ। तो सेक्शन वाइज ये चीज़ें दी हुई, जैसे सेक्शन 1 है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4, 5। तो आपने इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब याद करना है तो सेक्शन के हिसाब से याद करना है। अगर आप पेपर में सेक्शन नंबर दिखते हैं और फिर आगे सब सेक्शन नंबर दिखते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। और वैसे भी लॉ के अंदर जब भी कोई आप पॉइंट कोट करते हैं या कोई भी लायर कोट करता है तो वो सेक्शन के हिसाब से करता है कि कंपनीज एक्ट 2017 के सपोज सेक्शन नंबर 5 के मुताबिक या सेक्शन 6 के मुताबिक जो भी रेलिवेंट पॉइंट हो, तो सेक्शन नंबर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यूनिट 1 पे चलते हैं। ये शुरू में आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो यूनिट 1 जो है उसके अंदर तफसील से बात की गई है इन सारे एस्पेक्ट्स की जो सेक्शन 1 टू सेक्शन 15 मैंने आपको दिखाए। तो इंट्रोडक्शन टू कंपनीज जो सेक्शन 1 टू 15 तक हैं वो यूनिट 1 में कवर किए गए हैं। अच्छा, अब इसमें यूनिट 1 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। जब भी कोई लॉ होता है तो सबसे पहला सेक्शन उसके शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट होता है कि इस एक्ट को कहा क्या जाएगा और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो इस एक्ट का नाम कंपनीज एक्ट 2017 है और ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होता है, ठीक है। और ये तीसरे सब ये जो पेरेंथेसिस में लिखा होता है 1 2 3, इसका मतलब होता है सब सेक्शन। विदाउट पेरेंथेसिस जो लिखा होता है हिस्सा, इसका मतलब है सेक्शन। और विद इन पेरेंथेसिस जो हिस्सा होता है ब्रैकेट्स में से कहते हैं सब सेक्शन। इस तरह ये है सेक्शन 2, इसमें है डेफिनेशंस। जब भी कोई लॉ होता है पाकिस्तान का, उसके अंदर जो अमूमन सेक्शन 2 होता है उसमें डेफिनेशंस दी जाती हैं कि मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजीज इस सेक्शन इस लॉ में इस्तेमाल होंगी उनका इस लॉ के मुताबिक डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो जाती हैं। सब सेक्शन 1 है, 2 है, 3 है, तो इस तरह करके ये डेफिनेशन आगे शुरू हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सब सेक्शन 4 में एसोसिएटेड कंपनीज़ की डेफिनेशन दी गई है। ये वो कोई सी वो कंपनीज़ होती हैं जो एक दूसरे से के साथ अटैच होती हैं। और नीचे ये जो पेरेंथेसिस में ए दिया होता है इसका मतलब है क्लास ए। अब इसको ऐसे पढ़ना है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 एंड क्लास ए। इसी तरह फिर इसको पढ़ेंगे क्लास बी, फिर क्लास सी। तो लॉ में जब भी ये अब सब सेक्शन 4 एक्सप्लेन हो रहा है तो इसके नीचे ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये तीनों इसी सब सेक्शन 4 का हिस्सा हैं। और फिर ये जो रोमन 1 2 3 है इसका मतलब होता है सब क्लास। सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3 एंड सब क्लास 4। तो इस तरीके से आपने इसकी रीडिंग करनी है। लॉ को इस तरह आपने रीड आउट करना है। यानी कि ये हो गया सिर्फ अगर इंसान लिखा हुआ सेक्शन नंबर, ये पेरेंथेसिस में हो गया सब सेक्शन नंबर, और जो आगे आ रहे होते हैं ABC की सूरत में वो क्लास, और यहाँ पे जो स्मॉल रोमन लेटर में लिखे होते हैं इन्हें कहते हैं सब क्लास। तो इस तरीके करके हमने ये डेफिनेशंस याद करनी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक डेफिनेशन है सब सेक्शन 7 में बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ कंपनीज का मतलब है कि वो लोग जो कंपनी को एक्चुअली कंट्रोल करते हैं या उसके बेनिफिशियल हो सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्लास ए के मुताबिक वो हिम और हर भी हो सकते हैं, तो उसकी वाइफ, हस्बैंड या ऑफिसर भी हो सकते हैं कंपनी के, ठीक है। उसमें क्लास सी या माइनर सन और डॉटर भी हो सकते हैं, और क्लास डी है कोई भी और कंपनी का हो सकता है। और बाद दफ़ा ये प्रोवाइडेड के साथ कुछ चीज़ें दी जाती हैं, इसका मतलब है कि ये एक्सेप्शंस हैं लॉ के अंदर। तो आप इन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इस तरह सब सेक्शन 9 में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन दी गई है और इसका मतलब है एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विद इन पाकिस्तान, या उसके बाद है क्लास बी आउटसाइड पाकिस्तान, या कोई भी और स्टैचुटरी बॉडी या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अब सिर्फ लॉ को आपने पढ़ना ध्यान से है। सेक्शन सब सेक्शन
क्लास ए और आगे रोमन को जो लिखा होता है इसका मतलब होता है सब क्लास। इस तरह जो सब सेक्शन 11 के अंदर बात की जा रही है बुक्स ऑफ अकाउंट, आपने अकाउंटिंग में पढ़ी होंगी बुक्स ऑफ अकाउंट, तो लॉ के मुताबिक उनका क्या मतलब है? क्लास ए। अच्छा, क्लास ए बी सी डी जब जिसकी लिखी हूँ तो इसका मतलब है कि ये सारी इस डेफिनेशन का हिस्सा हैं, तो इसको इसी डेफिनेशन के साथ मिला के पढ़ना है। ये देखिए ये लॉ है, पेपर में आपको इसी तरह रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, आप अपने अल्फाज में नहीं इसको कर सकते, थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हैं जस्ट टू मेक द रिमेम्बरेंस। अदरवाइज अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो लॉ को एज इट इज़ सेक्शन सब सेक्शन क्लास और सब सेक्शन के साथ लिखा जाएगा, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा, आप क्लास ए में बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है ऑल सम्स रिसीव्ड और मनी और एक्सपेंडेड बाय द कंपनीज मैटर। उसके बाद ऑल सेल एंड परचेजेस, सी में है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, और डी में है आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। तो ये चारों चीज़ें मिलाएं तो इनका मतलब इस लॉ के मुताबिक बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है। उसके बाद चीफ एग्जेक्टिव की डेफिनेशन दी हुई है, तो ये डेफिनेशन जिस तरह दी, चीफ एग्जेक्टिव से मुराद वो टॉप पर्सन है, कंपनी का इंडिविजुअल है जो कंपनी के डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। इस तरह कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड है वो कंपनी जिसके मेमोरेंडम ने अमाउंट्स और उस तरह की एक सर्टन अमाउंट्स तक गारंटी दी हो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है जिसमें एक ख़ास अमाउंट तक शेयर्स की अमाउंट तक कंपनी के उस शेयर होल्डर्स की गारंटी होती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, डायरेक्टर कौन पर्सन होता है, तो इन सब की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, इनकी डेफिनेशन किसी और सब्जेक्ट में वेरी कर सकती हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ के मुताबिक डेफिनेशंस दी हुई हैं। अब ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा हैं, कितनी आपको याद करनी चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है सबको पढ़ लें, तो ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर हो जाएं। इस तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है सब सेक्शन 31 में, क्लास ए में उसका एक हिस्सा है, क्लास बी भी उसका हिस्सा है, क्लास सी भी हिस्सा है। तो जब भी ऐसे सब सेक्शन लिखा हो जिसके नीचे 2-3 क्लासेज या सब क्लासेज हो, तो ये सब नया सब सेक्शन शुरू होने से पहले पहले ये ऊपर वाले सब सेक्शन में जो कुछ दिया हुआ है ये इसका हिस्सा है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुराद जी है कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान में बैंकिंग का बिजनेस कर रही हो, मुदारबा कंपनी भी इसमें शामिल है, या कोई भी और कंपनी जिसको फेडरल गवर्नमेंट अथोराइज करे। फिर फाइनेंशियल पीरियड की डेफिनेशन है सब सेक्शन 32 में, इससे मुराद किसी भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट का वो पीरियड है जो उसने अपने स्पेसिफाई किया हो, और नॉर्मली ये पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होता है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। क्लास ए के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का दूसरा नाम ही बैलेंस शीट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या जिसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद जिसे है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भी आपको पता है हम बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी इसका हिस्सा है, चौथी चीज़। पांचवी चीज़ नोट्स समरी टू दी अकाउंट्स, ये भी उसका हिस्सा है। उसके बाद है जी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। अब जब भी पाकिस्तान में कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे उन्होंने पिछले साल की भी इन्फॉर्मेशन उसमें दी होती है, और कोई इसके अलावा भी अदर स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। जब पेपर में डेफिनेशन आए तो इन सारी चीज़ों को आपने रिप्रोड्यूस करना है। इस तरह और भी छोटी छोटी डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप इनको रीड आउट करें। जैसे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, 3 क्लासेस उसमें दी हुई हैं। प्राइवेट कंपनी वाले पब्लिकली शेयर्स ऑफर नहीं कर सकते, इनकी जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं शेयर्स उन पर रिस्ट्रिक्शंस होती है, इसके 50 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते। इस तरह प्रमोटर की डेफिनेशन दी हुई है, प्रॉस्पेक्टस की डेफिनेशन है। पब्लिक सेक्टर कंपनी से मुराद वो कंपनी है जो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, जिसमें गवर्नमेंट के 51% से ज़्यादा स्टेक हो या शेयर्स हों। तो इस तरह करके ये और भी डेफिनेशंस दी हुई हैं, थोड़े से ये आपके लिए लेंथी हैं, बट स्टिल इफ़ यू गो थ्रू तो ज़्यादा बेहतर है। फिर सेक्शन 3 से आगे देख जाएगा कि ये यहाँ पे डेफिनेशन ख़त्म हो रही है, यहाँ से नेक्स्ट इसके पॉइंट शुरू हो रहे हैं ला के। अच्छा, फिर इसी का ही पार्ट 2 है जो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इनमें क्या होगी, और जो कोर्ट होगी यहाँ पे कंपनीज़ के केसेस सुनने के लिए वो हाई कोर्ट होगी। इसकी आगे तफसीलात दी हुई हैं, और इसके लिए फिर क्या तरीकाकार होगा और कोर्ट में कैसे अपील होगी वो तरीकाकार यहाँ पे आगे दिया हुआ है, इसको आप लोग रीड आउट कर लेंगे। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा लेंथी मटेरियल दिया हो तो उसको आप रीड आउट कर लें, अपने तौर पे उसके ब्रीफ से नोट्स बना लें। इतने लंबे क्वेश्चन ज़रा बात है पेपर में आने के भी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल पेपर में लिखने के लिए टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स पता हों कि ये कैसे करने हैं। फिर पार्ट 3 है पावर एंड फंक्शंस ऑफ SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो इदारा है जो पाकिस्तान में कंपनीज़ को रजिस्टर करता है और उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। तो उसकी पावर्स एंड फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। फिर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन कैसे होगी, यानी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, जो SECP के अंदर रजिस्टर होता है जिसके अंदर इनकी एंट्री होती है, उसके हवाले से बताया गया है। उसके बाद नेम्स कंपनीज कैसे अपना सेलेक्ट करेंगे उसके हवाले से गाइडेंस दी गई है।